और अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने अक्षय वट की परिक्रमा की और अकबर किले में मौजूद अक्षय वट जो है इसी के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए आज से खोल दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 16 दिसंबर को, तब उन्होंने ऐलान किया था कि अक्षय वट जो है ये मोक्ष वृक्ष जिसे कहा जाता है ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। माना यह जाता है कि जब तक इस वृक्ष के दर्शन नहीं कर लिए जाते हैं तो कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का स्नान और पूजा जो है वो पूरा नहीं माना जाता है। तो पौराणिक महत्ता है अक्षय वट की। आज सीएम ने परिक्रमा की, साथ ही सरस्वती कूप भी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो एक आम आस्थावान भारतीय की इच्छा थी, उस आस्था का सम्मान करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कार्य यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर आने वाले सभी श्रद्धालु जनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि 450 वर्षों से जो भावनाएं दबी हुई थी, अक्षय वट का दर्शन हर श्रद्धालु कर सके, उन भावनाओं को एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। मैं आर्मी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब आपको दिखाते हैं जो आम जन है, जो श्रद्धालु हैं, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। अब ये अक्षय वट सबका है। मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दोनों को बधाई दूंगी कि इतनी त्वरित तरीके से इतनी जल्दी एक असंभव काम को संभव बनाया है, क्योंकि सैकड़ों साल से लोग इस वट वृक्ष को बाहर से देखकर चले जाते थे और सरस्वती कूप को तो देखा ही नहीं। बहुत ही अच्छा किया है, इनको कोटि कोटि बधाई मैं देना चाहूँ। त्रिवेणी स्नान के बाद में जब भी लोग आते हैं तो त्रिवेणी, चूंकि ये त्रिवेणी के तट पे ही अक्षय वट है। पीएम मोदी ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि कुंभ में श्रद्धालुओं को अक्षय वट के दर्शन हो सकेंगे। इसको लेकर यहाँ पर पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी। उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और एक रास्ता निकाला गया था कि किस तरह से अक्षय वट आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। और पीएम 16 दिसंबर 2018 को जब प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में खोले जाने की घोषणा की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए और दर्शन के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए इसको खोलने की घोषणा कर दी है। अब ये साफ हो गया है कि कुंभ में जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे त्रिवेणी में, वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे, इसके साथ ही साथ सरस्वती कूप के भी दर्शन करेंगे। अकबर के किले में मौजूद है अक्षय वट। कहा यह जाता है कि अकबर के जमाने में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस वृक्ष पर चढ़ते थे और यहीं से यमुना में छलांग लगा देते थे। अकबर ने परंपरा पर रोक लगाई, साथ ही अक्षय वट को किले में बंद कर दिया, किले को ही बंद कर दिया। और तब से ही पहले अकबर, फिर अंग्रेजों के वक्त में भी ये किला बंद ही रहा और आजादी के बाद सेना इसकी सुरक्षा में लगी हुई। लेकिन अब ये सबके लिए खोल दिया गया है, सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे इस मोक्ष वृक्ष का। क्या है इसकी महत्ता, देखिए इस रिपोर्ट में। बार बार नष्ट किए जाने के बाद भी ये वृक्ष आज भी आपके सामने खड़ा है। इसका वजूद एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ा है। कोई इसे मोक्ष वृक्ष कहता है तो कोई अक्षय वट। कथाओं में जिक्र है कि वन जाते वक्त भगवान राम और माता सीता ने इसी अक्षय वट के नीचे 3 रात विश्राम किया था। इसी वृक्ष के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती है। संगम में स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और यहाँ राम सीता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक संगम में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट का दर्शन नहीं होता तब तक लाभ नहीं मिलता। बताया जाता है कि जब धरती पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी तब भी यह अक्षय वट पानी में डूबा नहीं था। मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर बने पातापुरी मंदिर में स्थित अक्षय वट को इतिहासकार वॉटर्स ने आदमखोर वृक्ष कहा था। इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि सैकड़ों साल पहले लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस वृक्ष से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेते थे। अलबरूनी
महमूद गर्दीजी, फजलउल्लाह रशीउद्दीन अब्दुल खैर जैसे इतिहासकार इसे अजीब वृक्ष बताते हैं। लेकिन चीनी यात्री विनस्यांग ने इस दिव्य वृक्ष के बारे में कहा था कि नगर में एक देव मंदिर है जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विख्यात है। यहाँ पर जो अपने प्राण त्याग देते हैं वे स्वर्ग चले जाते हैं और शायद इसी वजह से इसे मोक्ष वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। इधर अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर एक और तारीख आज यूयू ललित ने जो 5 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ था उससे खुद को अलग कर लिया है। अब अगली तारीख को तय होगा कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो 29 जनवरी की अगली तारीख तय हो गई है और इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे पास वो चिट्ठी मौजूद है जिसमें यूयू ललित के बारे में जानकारी है कि जब कल्याण सिंह की तरफ से पेश हुए थे यूयू ललित, ये वो चिट्ठी इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जब भूरे वर्सेस कल्याण सिंह के मामले में जस्टिस यूयू ललित उस वक्त कल्याण सिंह की ओर से पेश हुए थे। यूयू ललित जिस बेंच के सामने पेश हुए थे वो बेंच जस्टिस GN रे और SP भरूचा की थी। आज इसी मामले पर जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने सवाल उठाया तब जस्टिस यूयू ललित ने अयोध्या मामले से खुद को अलग कर लिया, इस बेंच से खुद को अलग कर लिया है। और अब दिखाते हैं कि फिर से तारीख देने पर संतों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। इसमें भी तारीख पड़ गई है, वो निराशाजनक है और मैं आशा करता हूं कि अब जो 29 तारीख है उससे आगे तारीख पर तारीख न छोड़ा जाए, बल्कि एक निर्णायक मोड़ पर लाया जाए और इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्णय किया जाए और समाधान हो, यह निस्तारण है। हम कोर्ट से फैसला चाहते हैं। आज वकील बदले आज जो है जज बदले जाएंगे, कल दूसरे आएंगे, लेकिन उस संवैधानिक पीठ पे जो भी आवेगा वहाँ जात पात नहीं देखी जाएगी, ना हिंदू मुसलमान देखी जाएगी। कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, जो कोर्ट फैसला करेगा वही माना जाएगा, क्योंकि टिप्पणियाँ तो बहुत से लोग करते हैं। यदि राजीव धमन यूयू ललित को हटाने का निर्णय ले सकते हैं कि कल्याण सिंह के वकील थे, तो मैं सीधे आरोप लगाता हूं केशव चंद्र गगोई जो आसाम के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं वर्तमान जज महोदय गगोई जी। गगोई को भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए कि मेरे रहने पर कुछ प्रभावित हो सकता है या मुकदमा। तो संतों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया और अब काशी के लोग क्या कह रहे हैं बार बार तारीख पर तारीख के मसले पर, राम जन्मभूमि को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। आग्रह करता है कोर्ट से जो जल्दी जल्दी इसको सुनवाई करके वहाँ भव्य मंदिर बन जाए, यही हम लोग का सबका इच्छा है। गलत बात है, ये जल्दी सुनवाई होना चाहिए और जल्दी ही मंदिर बनना चाहिए। जी जी, रोज सुनवाई होनी चाहिए, रोज सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी को छोड़ने के लिए जब इन लोग कोर्ट रात में खोलता है, और क्यों नहीं राम मंदिर बनने के लिए इसका इतना क्यों देर कर रहा है। अरे डेट के पर डेट दे के जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। मंदिर तो जरूर बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है ही है। जी जी, तो मंदिर तो सब हिंदू का आस्था का जाएगा है जी। इतना बड़ा एक देश है, इसमें हिंदू राष्ट्र है। जी जी, मंदिर जरूर बनना चाहिए, अध्यादेश ला के मंदिर तो अभी बनना चाहिए। जी जी। और अब बात कर लेते हैं आर्थिक आरक्षण बिल की, जिसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। कल ही राज्यसभा से ये बिल पास हुआ और आज इसके खिलाफ याचिका, और याचिकाकर्ता ने ये लिखा है कि आर्थिक आधार नहीं हो सकता आरक्षण का, और जो ये बिल है जो कि पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक आरक्षण बिल को पास करा लिया है। कानून में संशोधन कर आर्थिक मापदंड को भी आरक्षण का आधार बनाया गया है, जिसके खिलाफ अब एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, ये याचिका कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि संशोधन किया गया है संविधान में और एक और प्रावधान, एक और आधार आरक्षण के लिए जोड़ा गया है, तो ये याचिका कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जो एनजीओ है उसने अपनी याचिका में साफ तौर से ये कहा है कि आर्थिक आधार कहीं ना कहीं आरक्षण का नहीं हो सकता है जिस तरह सरकार ने दिया है, क्योंकि इंदिरा साहनी का जो फैसला है उस फैसले में एक कैप निर्धारित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें ये कहा गया था कि 50% आरक्षण दिया जा सकता है, वो भी सामाजिक रूप से जो पिछड़े हों, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों उनको। हालांकि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह आरक्षण सरकार ने दिया है उस आरक्षण को फिलहाल याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का वायलेशन है और साफ तौर से कहा गया है कि ऐसा कोई आधार नहीं माना जा सकता जिस आधार को सरकार ने अपने बिल में शामिल किया है, यानी कि वो आर्थिक आरक्षण है। क्योंकि हालांकि इसी मसले पर जी बिल्कुल यही सवाल जब विरोधी सांसदों की ओर से उठाया गया था तब सरकार ने यही कहा था कि यहाँ तो हम संविधान में ही संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक सामाजिक रूप से पिछड़ेपन को आधार बताया गया था, लेकिन संविधान में एक और आधार जोड़ा जाता है जो कि संविधान के मूल भावना के विरोध में नहीं है, विरुद्ध नहीं है। और ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को किस नजरिए से, किस तरह से देखती है। फिलहाल अगली खबर का रुख करें, उससे पहले दिखाते हैं कि काशी के लोग 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। लग रहा है कि ये केवल एक खिलवाड़ है और हंसी मजाक है, और जैसे पूर्णतः आरक्षण पहले जिस तरह से चल रहा था व्यवस्था है उसी के अनुसार चलने दिया जाए और पूर्णतः आरक्षण समाप्त किया जाए। हमें तो लग रहा है कि जो केंद्र सरकार ने ये नियम लागू की है ये वोटिंग के वजह से की है कि वोट हमें मिलेगा। ये ऊँट के मुंह में जीरा इन्होंने व्यवस्था किया है, ये बहुत गलत काम किए हैं, ये अच्छा काम नहीं है इनका। अगर समाप्त करना है तो एकदम पूरा तरह से समाप्त करें, नहीं तो 40 से 50% दें, नहीं तो साफ एक दो समाप्त कर दें। 10% आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है, जो हमारी आर्थिक मजबूरी है उसका जो है उपाय नहीं किया जा सकता। हमारा मतलब है आरक्षण को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। मायावती की जो कि लखनऊ में है, 3 महीने बाद वो लखनऊ पहुंची हैं। बेहद अहम है इस बार मायावती का लखनऊ पहुंचना। आज से 5 दिन बाद यानी कि 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और बीएसपी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में भव्य स्तर पर जन्मदिन मनाने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं राजधानी की सड़कों को जहां पर मायावती के पोस्टर्स लगे हुए हैं हर तरफ। 15 जनवरी को ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी, उनका भी जन्मदिन है। उम्मीद है कि 15 तारीख को ही एक बड़ा ऐलान हो सकता है, औपचारिक ऐलान एसपी बीएसपी के गठबंधन का हो सकता है और उससे पहले मायावती का लखनऊ में मौजूद रहना हर दिन बेहद अहम, क्योंकि 15 तारीख यानी कि अब से सिर्फ 5 दिन और यूपी की सियासत एक नई राह पर बढ़ती हुई औपचारिक तौर पर दिखेगी। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, ये भी खबर है कि 15 तारीख को जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा उस वक्त मंच पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा आरएलडी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जैसे कुछ और क्षेत्रीय दलों को भी आमंत्रित करने की तैयारी है। देखिए, फिलहाल बसपा के जो सूत्र हैं उन तमाम बातों से फिलहाल इंकार कर रहे हैं। जो शेड्यूल जारी हुआ है बहुजन समाज पार्टी का जिलेवार पूरे जन्मदिन को मनाने जा रही है। लखनऊ का जो कार्यक्रम है कैसरबाग के गांधी भवन में आयोजित किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हालांकि मायावती जो 9 माल एवेन्यू का उनका अपना निजी आवास में उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, एक ब्लू बुक जारी करने वाली हैं। बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि वो अपना चुनाव को लेकर कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी करते हैं। ब्लू बुक में ही इस बात का ब्यौरा होता है कि पूरे साल पार्टी किन कामों को करने जा रही है। एक कैलेंडर भी जारी होने जा रहा है और कैलेंडर पर लोग खास नजर है कि आखिर इस बार जो गठबंधन होने की उम्मीद है उस कैलेंडर में की जो दिलचस्पी इस वक्त ज्यादा इस बात में है, ब्लू बुक से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि जो गठबंधन की बात हो रही है बीएसपी, एसपी और आरएलडी, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या ये साफ हो पाएगा 15 जनवरी तक?
नहीं, 15 जनवरी की तारीख जो है आमतौर से खबरें इस तरह की चल रही हैं, लेकिन जहां तक इस पूरे मसले पर पर्दा उठने की बात है वो इस महीने के आखिर में होगा। समाजवादी पार्टी के सूत्रों और बीएसपी के सूत्रों से बात करें तो 20 से 25 के बीच में ऑफिशियली इस बात की कोई कंफर्मेशन हो सकती है। हालांकि जन्मदिन पर इतना बड़ा कोई उत्सव होने वाला नहीं है। आज मायावती जब लखनऊ में पहुंची हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ कानपुर के जो जोनल इंचार्ज है नौशाद अली, भीमराव अम्बेडकर जो कि एमएलसी उनके पार्टी के, ये लोग बीएसपी के नीति निर्धारक तत्वों में उनका नाम गिना जाता है। उन तमाम लोगों से जो ऑफ रिकॉर्ड बात हुई है 15 तारीख को, ऐसा कोई भव्य कार्यक्रम की बात उनकी तरफ से नहीं कही, लेकिन ये महीना सियासी तौर से बहुत ज्यादा अहम है। और जिस ब्लू बुक का मैं जिक्र कर रहा था उसमें जाहिर सी बात है, अगर मायावती लखनऊ में मौजूद हैं, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रही होंगी, आगे कई कार्यक्रम होंगे, बैठकें होंगी। इस बीच समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से कोई मुलाकात का कार्यक्रम, पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी, क्या लखनऊ में भी कोई बैठक प्रस्तावित है क्या? लखनऊ में जो शेड्यूल कार्यक्रम था आज 10 तारीख का, उसमें मायावती को एक मासिक समीक्षा बैठक करनी थी, हालांकि वो कैंसिल कर दी गई। अखिलेश यादव से फिलहाल मुलाकात का कोई वक्त तय नहीं किया गया है। अखिलेश यादव कल कन्नौज में रहेंगे, ट्विटर इंडिया के साथ एक कार्यक्रम उनका है। परसों का दिन जो है भाईचारा कमेटी की एक बैठक है बीएसपी की, मायावती उसमें मौजूद रहेंगी। बाकी जन्मदिन के साथ साथ वो पूर्व सांसद जो उनकी पार्टी के फिलहाल उनकी तो संख्या 0 है लोकसभा में, जो पूर्व जीते हुए हैं उनको उन्होंने बुलाया है। इसके अलावा और राज्यसभा के जो पूर्व उनके सदस्य हैं उनको बुलाया है। तो फिलहाल 15 तारीख तक का जो उनका शेड्यूल है उसमें वो खासतौर से इस बात पर चर्चा कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी के जो लोग हैं, लीडरान हैं, जो दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं जा पाते, उसमें जोश भरे। जी अलाउद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो मायावती लखनऊ में मौजूद है, 15 तारीख तक लखनऊ में ही रहेंगी। कहा यह जाता है कि भले ही इलेक्शन सामने हो ना हो, बीएसपी के जो कार्यकर्ता होते हैं जमीनी स्तर पर हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन अब मायावती जब लखनऊ पहुंची हैं तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं लोकसभा चुनाव से पहले। फिलहाल न्यूज रूम से इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।